Welcome friends. So today we are going to cover the second part of the question, that is atmospheric pressure. कौन सा? Atmospheric pressure हम पढ़ेंगे. तो atmospheric pressure होता क्या है? Atmospheric pressure is defined as the pressure exerted by the air on the surface of earth. क्या है? Pressure exerted by the air on the surface of earth. राइट. सो जो हमारे पास एयर जो या एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. अब एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि हम एक ग्लास टम्बलर लेंगे और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा देंगे, राइट. और इसमें हमने पानी भर दिया है. क्या भर दिया? वी हैव फिल्ड द वाटर इन इट. और हमने इसको अपने हाथ से प्रेस कर ग्लास के ऊपर दबा के रखा हुआ है. फिर हम इसको क्या करेंगे? हाथ से दबा के रखेंगे और इसको ग्लास टम्बलर को उल्टा कर देंगे. अब उल्टा कर देंगे, उसको दबा के रखा हुआ है. आफ्टर सम टाइम वी विल रिमूव आवर हैंड, जब हम अपना हाथ डालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा? जो ये पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड नीचे नहीं गिरेगा. बट क्या होगा? प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑफ वाटर इन द ग्लास, बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मच ग्रेटर देन दैट. तो वो क्या करता है? उसको गिरने देता है, गिरने नहीं देता है. ठीक है बच्चे. तो एक्सपेरिमेंटली हम एक इससे बता सकते हैं. या फिर हमारे पास क्या होता है? क्रशिंग टिन एक्सपेरिमेंट. क्रशिंग टिन एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि हम एक टिन कैन लेंगे, राइट. और एक टिन कैन के अंदर हम क्या करेंगे? पानी को भर लेंगे. क्या करेंगे? एक टिन कैन लेंगे और उसके अंदर हम पानी को भर लेंगे. अब पानी को भर लिया टिन कैन के अंदर, फिर क्या करेंगे? उसे ऊपर कैप लगा देंगे और नीचे से हीट करेंगे. अब पानी हमें पूरा नहीं भरना है उसके अंदर, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टू टेक इट, राइट. फिर जब हम उसे नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा? बॉइल होगा. जब वो बॉइल होगा तो उसके अंदर क्या बनेंगे? वाटर वेपर बन जाएंगे. वाटर वेपर बन जाएंगे तो पूरा नहीं भरा हुआ, तो हमारी जो बाकी जगह थी वो वाटर वेपर ने ले ली, राइट. क्या ले ली? वाटर वेपर ने ले ली, राइट. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने इसको जो वाटर वेपर ने जगह ले लिया, हमने देखा, हमने उसको क्या किया? कैप को लगा दिया. उसके बाद हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे. जब ठंडा पानी डालेंगे तो जो वाटर वेपर है उसकी कंडेंसेशन होगी तो वो नीचे चला जाएगा, सेटल डाउन करेगा. अब अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसको क्रश कर देगा. ठीक है जी. तो वो जो टिन है वो पिचक जाएगी. ठीक है. सो दैट इज क्रशिंग टिन एक्सपेरिमेंट. इन दो से हम बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली कि हमारे पास जो एयर है वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. हमारे हेड के ऊपर देखा जाए, एक नॉर्मल एवरेज बॉडी का देखा जाए तो कितना होता है? 2 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है नॉर्मल बॉडी का टोटल, राइट. तो अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है? 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. सो 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 2 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर एक्सर्ट करता है. बट वी आर नॉट एबल टू फील इट. हमें वो प्रेशर फील नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा फ्लो करता है, इसलिए हमें वो एनॉर्मस प्रेशर जो है वो फील नहीं होता है. ठीक है बच्चों. फिर इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आते हैं वो क्या है? एप्लीकेशंस पहले sucking with the help of straw.
जो स्ट्रॉ होता है, पाइप होता है, उससे हम किसी चीज को पीते हैं, जैसे जूस पी रहे हैं, फ्रूटी पी रहे हैं, कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रॉ को लिक्विड में डालते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, वी विल सक। तो जब हम सक करेंगे तो जो स्ट्रॉ की एयर है वो हमारे लंग्स में चली जाएगी। अब स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया है और जो बाहर लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर क्या है जाता है, इसकी वजह से वो लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ के अंदर राइज कर जाता है। ठीक है बच्चों। फिर फीलिंग ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन जो होता है, पहले पेन आते थे जिसमें क्या होता था कि पीछे फाउंटेन पेन जो इंक पेन होते थे उसमें पीछे रबर शीट होती थी, तो उसके अंदर जो इंक भरते थे तो क्या करते थे, हम रबर शीट को दबाते थे, तो रबर शीट को प्रेस करते थे तो उसमें से जो एयर होती थी वो सारी निकल जाती थी बबल्स की फॉर्म में। अब बबल्स की फॉर्म में निकल जाती थी तो उसके बाद जब हम उसको रिलीज करते थे, अब रिलीज करते थे तो क्या होता था, उसके अंदर प्रेशर कम आ जाता और जो इंक की बोतल जो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता था, इसकी वजह से वो इंक पेन के अंदर राइज कर जाती थी। राइट। देन सिरिंज। सिरिंज मींस इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं, तो इंजेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पिस्टन होती है और नीचे बैरल होती है। सो जब हम उसकी पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तो क्या होगा, प्रेशर वहां पर डिक्रीज कर जाता है बैरल के अंदर, और बाहर जो लिक्विड होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो लिक्विड उसके अंदर राइज कर जाता है। ठीक है जी। फिर रबर सकर्स। रबर सकर्स जो होते हैं ये किचन में या बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है एज अ हुक, या फिर जो आपकी विंड सीट गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के अंदर हम विंडो के ऊपर लगा देते हैं चिपकाने के लिए, उसके अंदर क्या होता है, इट इज स्लाइटली डिप्रेशन शेप में होता है। राइट। और जब हम इसे प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वो चिपक जाता है। तो ये जो रबर सकर्स होते हैं कैसे काम करते हैं, व्हेन वी प्रेस, इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होती है थोड़ी सी नीचे, या फिर जो आपके मशीन्स होती हैं, ग्राइंडिंग मशीन, उसके नीचे जो रबर शीट लगी रहती है वो भी इसके लिए होती है। या फिर बचपन में खेला, वो गोली मारते हैं तो आगे रुक जाता है, वो चिपक जाता है। सो वो सब किसके रबर सकर्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर एयर रहती है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी एयर निकल जाएगी और वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बन जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो क्या उसको स्टिक कर जाता है रबर सकर्स। राइट। देन साइफन सिस्टम। साइफन सिस्टम क्या होता है कि आपको एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे पानी लेके आना है। सपोज आपको इस लेवल पर पानी लेके आना है। राइट। अब पानी लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हाइट पर है ऊपर, राइट, और ये लो हाइट पर है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एयर सक करेंगे। एयर सक करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एयर जो ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसकी वजह से ये लिक्विड ऐसे हो जाएगा। देखा होगा जब मिस्त्री वगैरह होते हैं, जब फर्श लगाते हैं तो वो उस टाइम बाल्टी साथ में रखते हैं पानी, तो उसमें क्या करते हैं, पहले सब करते हैं तो पानी चालू हो जाता है, बाद में वो कंटिन्यूस पानी चलता रहता है। या फिर जो मार्बल वगैरह लगाते हैं, जब घिसाई करते हैं तो उस टाइम पे वो वाटर की सप्लाई के साथ करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड कैन। सीड कैन में से हमें तेल निकालना है, तो हम एक होल से तेल को नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि एक होल से क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक होल होगा तो उसके अंदर सिर्फ लिक्विड भरा रहता है, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग पाता है। तो हमें उसको निकालने के लिए एक शेप ऊपर करना पड़ेगा। जब एक शेप ऊपर करेंगे तो वहां से क्या होगा, एयर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी एंड इट इज इजी टू विथड्रॉ द ऑयल फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है बच्चों। फिर देखा होगा नोज ब्लीडिंग हो जाती है। नोज ब्लीडिंग जो होती है वो कैसे होती है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। अब हाई एल्टीट्यूड पे आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम है बट हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है,
तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, नोज ब्लीडिंग हो जाती है। फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं, क्या माउंटेनियर्स या फिर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेशली डिजाइन सूट को लेके जाते हैं। क्यों? वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और वो उनको काफी सारे प्रॉब्लम से बचा लेता है। ठीक है बच्चे? तो माउंटेनियर्स और एस्ट्रोनॉट क्या स्पेशली डिजाइन सूट को लेके जाते हैं। स्पेशली डिजाइन सूट क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर मेंटेन करके रखता है, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बेंड्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है हमारे, वो हो सकती है, एनॉक्सिया हो सकती है यार किसी के ऊपर। ठीक है? फिर वाटर पंप, जब पानी निकालते हैं नीचे से, हम पंप ऑन करते हैं या वेल से निकाल रहे हैं कहीं से भी, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के हिसाब से काम करता है। वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है, इसकी वजह से क्या है, वाटर जो है वो ऊपर हमारे पास राइज करके आ जाता है। जब भी हम किसी बैलून में हवा भरते हैं, क्या, व्हेन वी फिल एयर इन द बैलून, उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। क्यों? जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके ऊपर। क्या करती है? एयर जो है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो बैलून का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद जो हम है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास क्या है, प्रेशर को नापने के जो डिवाइस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या? बैरोमीटर। सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। बैरोमीटर डिवाइस used to measure the pressure। प्रेशर को नापने का यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर देखा है तो हमारे पास कौन से है, सिंपल बैरोमीटर है, राइट, 14 बैरोमीटर है, और एनीरॉइड बैरोमीटर है। ठीक है बच्चे? तो हमारे पास जो बैरोमीटर है वो कौन से सिंपल बैरोमीटर है, 14 बैरोमीटर है और एनीरॉइड बैरोमीटर है। हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे कि सिंपल बैरोमीटर कैसा होता है, 14 बैरोमीटर कैसा होता है और एनीरॉइड बैरोमीटर कैसा होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास सिंपल बैरोमीटर है। सिंपल बैरोमीटर जो होता है इसकी लेंथ जो होती है ग्लास ट्यूब की वो 1 मीटर होती है और ये ट्रफ है, ट्रफ में यहाँ मरकरी भरा गया है। इसमें क्या किया हमने, ग्लास ट्यूब में मरकरी लेते हैं और थंब लगा लेते हैं नीचे और पूरा इसको मूव करते हैं, कई बार ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद इसको ध्यान से ट्रफ के अंदर डाल देते हैं ताकि कोई एयर बबल अंदर ना घुसे, राइट। अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो ट्रफ में हर जगह प्रेशर लगाएगा, इधर 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 हर जगह लगाएगा। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, राइट, या फिर 760 mm। 180 m जो होता है 760 mm के बराबर होता है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितना है, 180 m। सो इसकी लेंथ जो होती है कितनी है, 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर। अब ये हमारे पास वैक्यूम है, यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट करने से टॉसलिन वैक्यूम भी कहा जाता है। क्या कहता है, टॉसलिन वैक्यूम भी कहते हैं। ठीक है बच्चे? अब अगर हमें रीडिंग लेनी है, अब जब ये हमारे पास स्टेशनरी होगा तो प्रेशर पॉइंट सी पर और पॉइंट ए पर क्या होगा, बराबर। अब सपोज प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा तो पॉइंट सी पे अगर सपोज प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, यहां से पॉइंट ए पे प्रेशर लगेगा और ये जो लिक्विड है इसमें राइज कर जाएगा ऊपर, राइट, बराबर मेंटेन करने के प्रेशर को। फिर अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा,
डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, मर्करी का लेवल यहाँ से इसमें डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब जो आपके पास बैरोमीटर है, अब अगर मैं इसकी पोजीशन को अल्टर करूं, मींस इसको टिल्ट करूं, तो भी मर्करी का लेवल वो सेम रहेगा, इसी लेवल पे रहेगा, चाहे मैं अपनी ट्यूब को ऐसे ले आऊं या ऐसे ले आऊं, ऐसे ले आऊं, कैसे भी ये उतना ही रहता है। और ये टॉर्सलिन वैक्यूम रहता है, यहाँ पर कोई एयर बबल वगैरह नहीं है। अगर सपोज कोई एयर बबल या वाटर एंटर कर जाता है, फॉल्टी बैरोमीटर होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फॉल्टी बैरोमीटर होगा तो मान के चलो एयर बबल है, लिक्विड एंटर कर गई तो वो वैक्यूम में पहुंचेगा, वेपराइज कर जाएगा, और इसके कारण जो है हमारी मर्करी का लेवल जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए वो फॉल्टी बैरोमीटर होता है, उसको करेक्ट रीडिंग नहीं दे सकता है। ठीक है बच्चे, अब हम मर्करी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वैसे तो किसी भी लिक्विड का कर सकते हैं, बट व्हाई मर्करी इज बीइंग प्रेफर्ड? क्योंकि मर्करी की जो डेंसिटी होती है, मर्करी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 13.6 किलोग्राम, 13.6 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 13.6 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें इसकी जो लेंथ होती है वो हमें थोड़ी लेनी पड़ती है। फिर नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर होता है। नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर का कोई असर नहीं होता, तो रीडिंग पे फर्क नहीं देगा। डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ ग्लास। सरफेस ऑफ ग्लास पे ये चिपकता नहीं है। फिर ओपेक होता है और या फिर शाइनी होता है, तो हम करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। इसमें सिंपल बैरोमीटर में मर्करी का एज अ लिक्विड लेने का ये फायदा है। ठीक है बच्चों, अब हम वाटर क्यों नहीं लेते हैं? वाटर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, राइट, और फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हमें लेंथ लेनी पड़ेगी बैरोमीटर की, ग्लास ट्यूब की 10.4 मीटर होगी, जो कि कन्वीनियंट नहीं होगा, राइट। दूसरा, वाटर खुद वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इट एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर। अब हाई वेपर प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, रीडिंग में फर्क आएगा। इट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ ग्लास, it sticks to the surface of glass, ग्लास के सरफेस को चिपक जाएगा तो रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। फिर ये क्या होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, इसलिए वाटर को प्रेफर नहीं करते हैं। अब सिंपल बैरोमीटर भी लैकुना फ्री नहीं है, कमी नहीं है, इसकी भी डिमेरिट्स हैं, इसकी भी कमियां होती हैं। अब जो हमारे पास सिंपल बैरोमीटर है, इसकी कमियां क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल बैरोमीटर? तो सिंपल बैरोमीटर की लिमिटेशंस क्या है बच्चे? पहला कि ग्लास ट्यूब को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ग्लास ट्यूब इज नॉट प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टूट सकती है। फिर इट इज ओपन, ओपन है तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज वगैरह आ सकती हैं, इम्प्योरिटीज ऐड होंगी तो उसके कारण प्रेशर की रीडिंग पे भी फर्क पड़ सकता है। इट इज नॉट पोर्टेबल, इट इज नॉट पोर्टेबल का मतलब क्या है, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू मूव, मतलब हम सिंपल बैरोमीटर को लेके कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर और क्या है, स्केल कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन इट, स्केल भी हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, क्यों, हमारी रीडिंग जो है प्रेशर के हिसाब से चलती है, कभी राइज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा, कभी लिक्विड ट्यूब में से बाहर आएगा, कभी ट्यूब के अंदर जाएगा, तो रीडिंग करेक्ट नहीं आ पाती है, इसलिए हम स्केल को फिक्स नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास है सिंपल बैरोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की हमने, फिर उसके कैसे रीडिंग की जाती है, फिर क्या उसकी मर्करी एज अ लिक्विड के फायदे क्या हैं,
फिर ग्लास जो आपके पास वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, और सिंपल बैरोमीटर के लिमिटेशंस क्या है। अब इसके बाद हम करेंगे 14 बैरोमीटर। सो बच्चों, ये हमारे पास 14 बैरोमीटर है और ये हमारे पास एनीरॉयड बैरोमीटर है। 14 बैरोमीटर कैसे बनता है, इसमें ग्लास ट्यूब होती है 80 to 95 सेंटीमीटर की लंबी, राइट, और ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है, ग्लास केस होता है जिसके अंदर ये प्रोटेक्टेड होती है। अब जो ये ग्लास ट्यूब होती है इसको मरकरी से भरा जाता है, और नीचे इसके अंदर एक लेदर कप होता है जिसके अंदर मरकरी भरा होता है, वो टर्फ की तरह काम करता है, और वो आप जो लेदर कप किसमें होता है, ग्लास वेसल में होता है। तो इसको जो ग्लास ट्यूब होती है मरकरी को भर के इसको ट्रफ के अंदर जो हमारा लेदर का इसके अंदर डाल देते हैं, और ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्शन किससे की जाती है, ब्रास केस जो है इसकी प्रोटेक्शन देता है। और जो हमारा ब्रास केस है इसके अंदर ऊपर स्लिट होती है, ये स्लिट ओपनिंग क्या करता है, ये रीडिंग लेने के लिए, मरकरी की रीडिंग लेने के लिए होता है, ठीक है। इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल जो होता है फिक्स होता है, और मेन स्केल की जीरो जो होती है वो आईवी पॉइंटर के पास होती है जहां पर जीरो होती है, राइट। और ये स्क्रू आर जो होता है वर्नियर स्केल के लिए ऊपर नीचे मूव करने के लिए होता है, इससे रीडिंग ले सकते हैं हम। और जो स्क्रू एस है नीचे, ये लेदर कप को ऊपर या नीचे करने के लिए होता है, आइवरी पॉइंटर को लेवल पे लेके आने के लिए होता है। इससे हम ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं स्क्रू। और टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए इसमें थर्मामीटर भी होता है। तो इसकी रीडिंग कैसे की जाएगी कि जो हमारे पास स्क्रू एस है इसको हम अप एंड डाउन मूव करेंगे कि हमें आइवरी पॉइंटर जो है जीरो पे लेके आना है, ऊपर है नीचे आना है, नीचे है तो ऊपर लेके आना है, उसके हिसाब से इसे मूव करेंगे। जब आइवरी पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा उसके बाद हम उसको रिलीज कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास वो रीडिंग लेगा, हम स्लिट्स देखेंगे कितना है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। ये मॉडिफाइड सिंपल बैरोमीटर होता है, क्योंकि सिंपल बैरोमीटर में कोई कवरिंग वगैरह नहीं, इसके अंदर कवरिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। अब जो एनीरॉयड बैरोमीटर होता है ये सिंपल बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता, कोई मरकरी नहीं, इसमें मरकरी जैसे 14 में था इसके अंदर कोई मरकरी नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स भी होता है जिसके अंदर डायफ्राम होता है, और डायफ्राम में भी टूथ लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे टूथ ऐसे इसमें टूथ लगे होते हैं, और रॉड एल होती है, और रॉड एल में व्हील एस से फिक्स होती है, और ऊपर सर्कुलर स्केल, ठीक है जी। अब ये काम कैसे करेगा, अब मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये डायफ्राम जो है नीचे जाएगा। अब डायफ्राम नीचे जाएगा तो रॉड एल भी नीचे आएगी, रॉड एल नीचे आएगी तो ये कैसे ऐसे घूमेगा, अब ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज आएगा, राइट को रीडिंग आएगी, कहां आएगी, राइट को रीडिंग। और जब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये डायफ्राम ऊपर को बल्ज आउट करेगा, ऊपर को बल्ज आउट करेगा तो ये भी रोड के ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये लेफ्ट को आएगी, कहां पे आएगी, लेफ्ट। सो बैरोमीटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रेशर नाप सकते हैं, राइट, वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमीटर की तरह काम कर सकते हैं हाइट नापने के लिए, राइट। सो अब बैरोमीटर से हमें प्रेशर नापना है, तो प्रेशर नापना है, बैरोमीटर की रीडिंग से हम वेदर के बारे में कैसे बता सकते हैं, हाउ कैन वी टेल अबाउट द वेदर इफ इट फॉल्स सडनली, क्या, इफ इट फॉल्स सडनली, अगर वो अचानक से गिर जाए, क्या, अगर आपका अचानक से प्रेशर गिर जाएगा तो क्या होगा, अगर अचानक से प्रेशर गिर जाएगा तो हमारे पास क्या आता है, तूफान आता है, साइक्लोन इज देयर, क्या आता है, इफ इट फॉल्स सडनली देन साइक्लोन इज देयर, ठीक है जी। इफ इट फॉल्स ग्रेजुअली, अगर वो धीरे धीरे गिरेगा, ग्रेजुअली, देन रेन, क्या है, रेन के चांस है। इफ इट राइज ग्रेजुअली, इफ इट राइज ग्रेजुअली, अगर वो धीरे धीरे बढ़ेगा बैरोमीटर के अंदर रीडिंग, तो क्या होगा, रेन के चांस, जो क्या कहते हैं ड्राई वेदर होगा, क्या होगा, ड्राई वेदर, राइट, मतलब मॉइस्चर जो है वो खत्म होगा। और अगर वो सडनली बढ़ जाता है, क्या,
इफ इट राइज सडनली, अचानक से बढ़ जाए, अगर अचानक से बढ़ गया तो एक्सट्रीम ड्राई वेदर, क्या होगा, एक्सट्रीम ड्राई वेदर। अब एक्सट्रीम ड्राई वेदर में क्या होगा कि आपके जगह की जो हवा है वो निकल के कहीं और चली जाएगी जहां प्रेशर कम है, राइट। और अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो नॉर्मल वेदर होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या नाप सकते हैं, वेदर की फोरकास्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारा सडनली बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाती है तो साइक्लोन होने के चांस है, अगर धीरे धीरे गिर रही है तो बारिश होने के चांस है, अगर अचानक से बढ़ जाती है तो एक्सट्रीम ड्राई वेदर होगा, धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या होगा, ड्राई वेदर होगा, ठीक है बच्चे। और जो एनेरॉयड बैरोमीटर है इसको हम अल्टीमीटर की तरह हाइट नापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमीटर कैसे, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ेगी, हम कहीं जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्केल कैलिब्रेट कर देते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो जैसे जैसे वो ऊपर राइज करेगा जो हमारा स्केल है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एसेंट ऑफ, जैसे जैसे आपका एसेंट होगा वैसे वैसे लेफ्ट की तरफ करेगा। स्केल हाइट के हिसाब से कैलिब्रेट होगा, उसको हम हाइट से मेजर कर सकते हैं। सो एनेरॉयड बैरोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ अल्टीमीटर एज वेल, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारे पास आता है कि जो हमारी प्रेशर है वो हाइट के हिसाब से जो डिक्रीज करती है, ठीक है जी, जो डिक्रीज कर रही है, तो वो डिक्रीज जो होता है वो कैसे होता है, हाउ डज द डिक्रीज टेक्स प्लेस, ठीक है बच्चों। तो अल्टीट्यूड के हिसाब से जब डिक्रीज करता है तो वो किसकी वजह से होता है, डिक्रीज इन हाइट की वजह से होता है या फिर डिक्रीज इन डेंसिटी की वजह से होता है, इसकी वजह से डिक्रीज इन डेंसिटी और या फिर डिक्रीज इन हाइट। सो एटमॉस्फेरिक pressure decreases with altitude, ठीक है जी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वो कैसे बढ़ता है, तो हमारे पास एक तो लीनियर डिक्रीज आता है, ठीक है जी, और एक हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है नॉन लीनियर डिक्रीज। लीनियर डिक्रीज तो हाइट की वजह से है और नॉन लीनियर डिक्रीज जो है वो डेंसिटी की वजह से है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्यों, जो आपके ऊपर जहां पे आप पहुंच गए उससे ऊपर की जो हाइट है एटमॉस्फेयर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वहां पर पैरेलल लेयर्स होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, तो ऊपर की जो हाइट है वो कम हो जाएगी। और नॉन लीनियर डिक्रीज में क्या होगा कि हमारे पास जो एयर है, जो लेयर होती है वो, जैसे कि हमारे पास लेयर है एयर के अंदर, अब ये वाली लेयर का इन सब जो ये लेयर है इसके ऊपर इसका भी मास, इसका भी इन सब का इफेक्ट आता है। तो डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी, और जो सबसे ऊपर है जिससे सबसे अल्टीट्यूड से ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो डेंसिटी के हिसाब से जो हमारे पास कर्व आता है वो ऐसा होता है। पहले इनिशियली जब हाइट डिक्रीज करना चालू करेगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज ज्यादा करता है, बाद में जैसे जैसे हाइट ज्यादा बढ़ती चली जाती है अल्टीट्यूड तो प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए नॉन लीनियर डिक्रीज है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द अल्टीट्यूड। तो बेटा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑफ थ्रस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।